तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अब्दुल राइडर एंड सैडो, मैं आपका नाम मेरे को ठीक से समझ नहीं आ रहा, तो हाँ, बाजियान आर्मी के मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो लास्ट पार्ट के एंड पर हम लोगों ने देखा था कि ऋषि फाइट कर तो फिर बहुत ही ज्यादा ही थक जाता है, बट अब उसके सामने एक पूरा कंट्री का सोल्जर था, जहाँ पर 10 से भी ज्यादा टैंक, 1000 से भी ज्यादा मिलिट्री एंड बहुत सारी फाइटर जेट, और कुछ टाइम के अंदर दिखाया जाता है ऋषि के पीछे बहुत सारे सोल्जर अब घिरे हुए थे और वो फाइटर जेट ऋषि के आसपास ही घूम रहा था। तभी दिखाया जाता है ऋषि के सामने पूरा फौज एक इंसान का दीवार बनाकर खड़ा हो चुका था, बट ऋषि कहता है मेरे को माफ कर देना, तुम मैच कुछ भी कर लो, मेरे को तुम में से कोई भी रोक नहीं सकता। और तभी सोल्जर कैप्टन कहता है हमला करो, और उसी के साथ टैंक से गोला बारूद निकलना स्टार्ट हो जाता है। दिखाया जाता है वो बहुत ही तेजी के साथ ऋषि की तरफ बढ़ रहा था, बट ऋषि के आसपास जो भी सोल्जर को ऋषि ने गिराया था वो सब के सब बस चोटिल होकर नीचे गिरे हुए थे, इनमें से सब के सब जिंदा थे। और दिखाया जाता है ऋषि की आंखों से एक बिजली दौड़ता है, और तभी ऋषि अपने पैर को ऊपर उठाते हुए बहुत ही तेजी के साथ जमीन में अपनी फोर्स को रिलीज करता है। दिखाया जाता है उसके प्रेशर के कारण पूरा जमीन ही धंस जाता है और आसपास के सोल्जर मक्खी मच्छर की तरह उड़ रहे थे और वो पूरा जमीन नीचे धंस जाता है। और उसी के साथ साथ आसपास एक बहुत ही ऊंचा सा दीवार बन जाता है और उसी दीवार के साथ वो सारे आरपीजी आकर टकराता है। दिखाया जाता है ऋषि अभी भी अपनी फोर्स को जमीन में रिलीज कर रहा था और वो कहता है तुम में से कोई भी मेरे को नीना के पास जाने से रोक नहीं सकता। दिखाया जाता है वो सारे टैंक के गोली उस दीवार के साथ टकराता है, बट कोई भी ऋषि तक या फिर उन घायल सोल्जर के पास तक पहुंच नहीं पाता। और तभी दिखाया जाता है उसी दीवार को फाड़ते हुए ऋषि आगे बढ़ता है और वो उस टैंक के साइड से बहुत ही तेजी के साथ वो आगे बढ़ता है। और तभी सैड को दिखाया जाता है ऋषि लेजर स्पीड के साथ एक बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है, और ये असल में वही प्रेसिडेंट का बिल्डिंग था जिस बिल्डिंग के अंदर अब के टाइम स्ट्री था। स्ट्री बहुत ही आराम से ये सारी चीज महसूस कर रहा था, बट ऋषि का ये लाइट स्पीड को वो भी ठीक से समझ नहीं पाता। और तभी दिखाया जाता है स्ट्री के साइड से शीशे के दीवार को तोड़ते हुए ऋषि का एंट्री हो जाता है। और अब दोस्तों स्ट्री और ऋषि फाइनली एक दूसरे के साथ वापस से मिल चुके हैं। ऋषि बहुत ही कोल्ड फेस के साथ उसकी तरफ देखता है, वही स्ट्री भी ऋषि की तरफ अपने पावर को एक्टिव करते हुए देखता है और वो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब ऋषि फाइटिंग फील्ड पर पहुंचने वाला था। वो ओकासा और नताशा को उसी जगह पर बाहर आने के लिए कहता है। दिखाया जाता है नताशा का हालत इतना ज्यादा बुरा था कि वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी, वही ऋषि के चेहरे से भी पसीना गिर रहा था। और दिखाया जाता है नताशा का पूरा बॉडी बहुत ही जोर से सेक कर रहा था, बट ऋषि आकर उसके सिर को पकड़ता है और साइड से हल्का सा एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसके कारण से नताशा का कपकपानी अचानक से गायब हो जाता है। और ऋषि कहता है यहाँ से मैं अकेले जाऊंगा, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी ओकासा पूछता है हम लोग जब यहाँ तक गट्ठे आए हैं तो फिर हम लोग क्यों एक साथ वहाँ पर नहीं जा सकते। तभी ऋषि कहता है देखो तुम लोग अभी के टाइम नीना के साथ फाइट नहीं कर सकते, और अगर तुम लोग वहाँ पर जाओगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें अपना हॉस्टेज बना ले, और इससे मेरे को फाइट करने में काफी ज्यादा ही दिक्कत होने लगेगा। बट ओकासा फिर भी मना करने लगता है, बट ऋषि कहता है नहीं, तुम लोग यहीं पर रुक जाओगे, मैं तुम्हारी जिंदगी को लेकर रिस्क नहीं ले सकता, और वैसे भी कुछ टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ एकदम से पहले के जैसा। जब तुम मेरे से नहीं मिले थे तुम तब काफी ज्यादा खुश रहती थी, और मैं आकर तुम सभी लोगों की जिंदगी को एक जिंदा नरक बना दिया। मैं तुम्हारे हर दिन के इस डर को खत्म कर दूंगा, तुम लोग अब शांति से रह सकते हो, और तुम लोगों ने मेरे लिए जो भी किया इन सभी चीजों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। फिर ओकासा और नीना उसी जगह पर फ्रीज हो जाती है। वो लोग क्या करेंगे इसके बारे में वो लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। भाई ऋषि धीरे धीरे वहाँ से चलते हुए आगे बढ़ता है उस फाइटिंग फील्ड की तरफ, और अभी के टाइम सीन वापस से उसी जगह पर पहुँचता है जब स्ट्री के सामने ऋषि पहुँच चुका था। स्ट्री कहता है तो फाइनली तुम वापस से मेरे सामने आ चुके हो, अब मेरे को बताओ तुम यहाँ तक तो आ गए, अब तुम क्या करने वाले हो, तुम कर क्या सकते हो। भाई ऋषि कहता है मैं तुम्हें नीना के बॉडी से मिटाने वाला हूँ, क्या तुमको समझ में आ रहा है। तब स्ट्री याद करता है कि ऋषि के पास स्ट्री को खत्म करने का भी पावर है, बट तब वो ये भी याद करता है कि जब ऋषि ने थोड़ा सा कोशिश भी किया था उसका एक हाथ नीला हो चुका था जैसे कि कोई पॉइजन जा चुका है। तभी स्ट्री कहता है बट वो चीज तो तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा ही डेंजरस है, तुम अगर मेरे को खत्म करने का कोशिश करोगे तो फिर तुमको भी अपने जान से हाथ धो सकते हो। ऋषि वहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। दूसरी तरफ नताशा और ओकासा का सीन दिखाया जाता है। वो लोग एक पेड़ के साइड में बैठे हुए थे। तभी नताशा कहता है ये काफी ज्यादा अजीब है। ओकासा पूछता है क्या तुम्हें अब पता चला कि ऋषि काफी ज्यादा अजीब है। वही नताशा कहता है नहीं, ऋषि ने जिस तरीके से हमें कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोगों ने उसे जितना भी हेल्प किया है उन सभी चीजों के लिए भी उसने धन्यवाद कहा, उसका बोलने का तरीका काफी ज्यादा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाला है। ओकासा भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है जब नताशा के चेहरे में एक अजीब सा
सा उदासी थी। वो दूर प्रेसिडेंट के बिल्डिंग को देख रहा था। भाई सीन शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट बिल्डिंग पर। ऋषि कहता है तो आज इस दुनिया का दो सबसे ज्यादा अजीब क्रिएचर जिनको शायद से इस दुनिया के अंदर नहीं रहना चाहिए था, वो दोनों एक ही साथ खत्म होने वाले हैं, मतलब मैं और तुम। स्ट्री काफी ज्यादा ही सीरियस लग रहा था, उसका पसीना छूट रहा था और वो कहता है क्या तुम इतना नीचे जा सकते हो बस एक इंसान को बचाने के लिए? मेरी ऋषि कहता है हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जिस भी हद तक जाना पड़े, जिस भी हद को तोड़ते हुए जाना पड़े मैं जाऊंगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि नीना जिंदा रहेगी और वो जिएगी, तो इसका मतलब है वो जिएगी। भाई स्ट्री कहता है रुक जाओ, तुम 3.5 बिलियन साल से जिंदा हो, तुम अपने इतने कीमती जिंदगी को बस इन छोटे छोटे इंसान के लिए खत्म करने वाले हो। भाई ऋषि उसको घूरता है। स्ट्री कहता है देखो तुम आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैं इस बॉडी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी के टाइम ये नीना का बॉडी मेरा होस्टेज है। ऋषि एक स्माइल देता है और कहता है क्या होस्टेज? तुम्हें पता है ये एक्शन इंसान लोग करते हैं और मैं बस नीना के लिए नहीं बल्कि पूरे इंसानों के लिए ये करना चाहता हूँ। और अगर तुम्हें खत्म करने के टाइम मेरे साथ तुम्हारे साथ नीना भी अपना जान गवा दे तो भी कोई बात नहीं, मैंने पहले ही इन सारी चीजों के बारे में सोच लिया है। भाई स्ट्री के पास तो अब कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि वो अब तक जिस चीज को अपना सबसे बड़ा ढाल सोच रहा था, अब ऋषि के लिए वो ढाल भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। वो अब नीना को भी हार्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। भाई ऋषि कहता है तो तैयार हो जाओ अपनी मौत को गले लगाने के लिए। भाई स्ट्री कहता है ओ तो मेरे को लगता है मैं एक बॉडी के साथ तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकता, तो फिर बस तुम ही मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार नहीं हो, बल्कि मैं भी पूरा तैयारी कर रखी है। तभी आसपास एक अजीब सा शोरगुल मच जाता है। ऋषि भी सुन पाता है। तभी दिखाया जाता है ऋषि के पीछे के दरवाजा खुलता है और वहाँ से हजारों के तादाद में वो स्ट्री के ज़ॉम्बी अंदर आने लगता है। वो लोग जोर जोर से घुंघा रहे थे। भाई ऋषि हाथ छोड़ता है और कहता है कि तुम्हें बोरिंग नहीं लग रहा? तुम्हें पता है ये लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, ये मेरे पावर के सामने कम्प्लीटली यूजलेस है। भाई स्ट्री कहता है जब तुमने मेरे को इतना दूर तक पुश कर ही दिया है तो फिर तैयार हो जाओ। तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो इंसानों को बचाने के लिए, इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ऋषि पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। दिखाया जाता है वो सारे स्ट्री के होस्ट ऋषि के ऊपर अटैक नहीं करता बल्कि उसके पास से निकल जाता है। ऋषि काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है और वो स्ट्री की तरफ देखता है। दिखाया जाता है स्ट्री काफी ज्यादा सीरियस था और वो कहता है और मैं इंसानों की जिंदगी खत्म करता हूँ अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए। और वो सारे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगता है और एक अजीब सा इंसानों का छोटा सा पहाड़ बना देता है। ऋषि जल्दी से आगे बढ़ता है और वो मन ही मन कहता है मेरे को नहीं पता यहाँ पर चल कर रहा है, क्या वो दोबारा से अपनी बॉडी को बदलते हुए यहाँ से भागने वाला है और मेरे को कंफ्यूज करने वाला है। बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सबके सबको खत्म कर दूंगा। पर तभी वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ देखता है और ऋषि ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो सारे इंसान अब सच में एक ज़ॉम्बी लग रहा था उनका खून किसी ने चूस लिया है। और तभी उनके साइड से एक हाथ बाहर निकलता है और वो सीधा ऋषि के चेहरे को पकड़ लेता है। और इस सीन काफी ज्यादा क्रीपी था। ऋषि समझ नहीं पाता यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी दिखाया जाता है उन सारे लोगों में से स्ट्री का होस्ट नीना का बॉडी, उसका आंख रेड कलर में चमक रहा था और वो सीधा ऋषि को पकड़ते हुए पीछे के दीवार में पटक देता है। दिखाया जाता है वो पूरा बिल्डिंग के अंदर रेड कलर का शॉक वेव बहने लगता है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। दिखाया जाता है एक के बाद एक फ्लोर तोड़ते हुए स्ट्री ऋषि के चेहरे को पकड़कर नीचे की तरफ आ रहा था। दूर से नताशा और ओकासा भी बिल्डिंग को देख पा रहे थे और वो देखता है वो पूरा बिल्डिंग उसी जगह पर तफा हो जाता है और वहाँ पर एक तगड़ा सा रेड कलर का एनर्जी ब्लास्ट दिखाया जाता है। वहाँ से धुआं धीरे धीरे हटने लगता है। दिखाया जाता है उन्हें मलबा के बीच अचानक से एक दीवार को हटाते हुए ऋषि बाहर निकलता है। वो काफी ज्यादा ही घायल हो चुका था और उसके सामने स्ट्री खड़ी थी। उसका पूरा बॉडी अब रेड हो चुका था। उसका आंख भी अब पहले से काफी ज्यादा ही डेविलिश लग रहा था। अब लग रहा था कि ऋषि और स्ट्री का पावर बड़ा बढ़कर हो चुका है और इसे समझ नहीं पता अब उसे क्या करना चाहिए। भाई स्ट्री एकदम से इमोशनलेस उसके सामने खड़ी थी और ऋषि एक हाथ छोड़ते हुए कहता है नहीं नहीं, वो अभी भी जिंदा है। और वो देख पाता है स्ट्री के बॉडी के दिमाग में थोड़ा सा और दिल में बहुत सारी जगह को पकड़कर नीना अभी भी इस बॉडी के अंदर जिंदा थी। मतलब ये बॉडी अभी तक स्ट्री का कंप्लीट बॉडी नहीं हुआ है। और ऋषि जब ये सब कुछ सोच ही रहा था अचानक से स्ट्री हट जाता है। ऋषि अपने साइड में देखता है, वहाँ पर स्ट्री पहुंच चुका था और अपने हाथ के साथ एक बहुत ही खतरनाक सा स्लैश अटैक करता है। उसके सिर के ऊपर से एक लेजर लाइट की
तरह निकलता है। उसके हाथ के एयर प्रेशर के कारण से सामने का दीवार 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। अस्ट्री एक स्माइल देता है। वही ऋषि तेजी से उसकी तरफ घूमते हुए उसके चेहरे पर एक जबरदस्त सा पंच लगाता है जो कि सीधा स्ट्री के सिर पर हिट होता है और स्ट्री बहुत ही दूर जाकर एक दूसरे बिल्डिंग के साथ टकराता है। वहाँ पर एक खतरनाक सा धमाका होता है। दिखाया जाता है स्ट्री दीवार के साथ टकराते हुए 2-3 बिल्डिंग को पार करते हुए वो सीधा अपने दोनों पैरों में लैंड करता है। उसके नाखों से खून निकल रहा था और वो कहता है, सच में तुम काफी ज्यादा ही ताकतवर हो। और तभी ऋषि उसके सामने दोबारा से पंच मारने के लिए पहुंच जाता है और स्ट्री सोचता है कि सच में ये इस लड़की को भी खत्म कर देना चाहता है। मेरी ऋषि का पावरफुल पंच नीना के साइड से निकलता है और दिखाया जाता है ऋषि ने नीना के सिर पर अटैक नहीं किया था, बल्कि वो अपने अटैक को डाइवर्ट करते हुए साइड में मारता है और सामने की बिल्डिंग में उसका पावर टकराते हुए वो पूरा बिल्डिंग तबाह हो जाता है। स्ट्री भी उसे नोटिस करता है और वहाँ से जंप करते हुए ऋषि से थोड़ा सा दूर आ जाता है। ऋषि कहता है, तुमने कहा था तुम फाइट करना चाहते हो, तो चलो फिर, अब मेरे से भाग क्यों रहे हो? भाई स्ट्री पूरी तरीके से सीरियस हो जाता है और वो कुछ देख पाता है और वो कहता है, अब मैं समझा, ये आसपास के सारे पेड़ और जमीन में से, हवा में से पावर को एब्जॉर्ब करते हुए ऋषि यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। वो असल में नेचर के पावर को अब एब्जॉर्ब कर रहा था और अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा था। श्री कहता है, तुम तो काफी ज्यादा छुपे उस्ताद निकले। ऋषि सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और ऋषि उसके बात को समझ नहीं पाता। तब स्ट्री अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए कहता है, सभी आ जाओ। और ऋषि पीछे से कुछ आवाज सुन पाता है। वो साइड में देखता है, वहाँ पर हजारों के तादाद में सोल्जर्स दौड़ते हुए आ रहे थे। वही ऋषि कहता है, क्या ये पैरासाइट दोबारा से दूसरे इंसानों के पावर को सोखने वाला है? स्ट्री कहता है, अगर मैं यहाँ पर अकेले होता तो मैं इतना सब कुछ कर नहीं पाता। ऋषि सुनकर काफी हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है और स्ट्री कहता है, मेरा ताकत का वैल्यू अपने होस्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो तुम इसका मतलब समझ पा रहे हो? ये ताकत सोखने का असली आइडिया असल में मेरा नहीं बल्कि इस बॉडी का है, मतलब नीना का है। भाई ऋषि इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करता और वो दोबारा से अपनी ताकत को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है। भाई स्ट्री कहता है, तुम्हें कितना लगता है तुम नीना को कितना ज्यादा पहचानते हो? मैं इसके बॉडी के अंदर हूँ, मैं इसके दिमाग को पढ़ सकता हूँ, मैं जानता हूँ नीना असल में कैसा है। इसके दिमाग के अंदर भी वो भी इंसान से बहुत ज्यादा नफरत करता है। वही दिखाया जाता है वो सोल्जर अभी भी इसी के साइड से स्ट्री की तरफ बढ़ रहा था। मैं स्ट्री कहता है, तो तुम अब समझो, तुम इस लड़की को अब कभी भी बचा नहीं सकते। भाई ऋषि काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, अपने पावर को रिलीज कर रहा था। भाई दूसरी तरफ एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक घर के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है और उस घर को इन्वेस्टिगेशन के कारण से बंद रखा गया था। और उसी घर में बेड के साइड में एक छोटा सा फोटो फ्रेम था और वहाँ पर नीना और उसी के साथ साथ एक लड़के का पिक्चर था। दोबारा से सीन शिफ्ट होता है उसी फाइटिंग एरिया पर। ऋषि कुछ भी नहीं करता और वो देखता है वो हजारों सोल्जर्स के पावर को सोखते हुए स्ट्री को और भी ज्यादा ताकतवर होते हुए। और फिर स्ट्री अपनी आंख खोलता है, उसके आंखों से एक इंटेंस एनर्जी बाहर रिलीज हो रहा था और उसी आंखों से एक छोटा सा व्हाइट स्पॉट को दिखाया जाता है। ये असल में दिखा रहा था कि उसके बॉडी के अंदर भी नीना का कॉन्शियसनेस जिंदा है। वो अभी शांति से सो रहा था जैसे कि वो कोई गहरी सोच में डूब गया था। दिखाया जाता है एक शहर को। अब हमें नीना के बचपन की स्टोरी को बताया जाता है। एक अच्छा सा शहर था। नीना का पिताजी प्राइवेट बिजनेस का ओनर था। वो एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान था। वो अपने एम्प्लॉइज को फैमिली की तरह ट्रीट करता था और हमारा फैमिली भी काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पर बस 3 लोग थे, उसका पिताजी, उसका मम्मी और खुद नीना। एक छोटा सा हैप्पी सा फैमिली जहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, हर कोई खुश है। नीना को अपने बचपन से बड़े होने तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट एक न्यू ईयर के दिन उसका डैड की कंपनी में ताला लगा दिया गया और उसे बैंकक्रफ्ट घोषित कर दिया गया। और ऐसा हुआ, नीना के पिताजी के एक एम्प्लॉय ने उसके साथ चीट किया था, उसके साथ स्कैम कर दिया था और इसी कारण से नीना के पिताजी के घर, बिजनेस, बैंक सब कुछ एक ही दिन के अंदर बंद हो गया। उसके घर के हर एक चीज में ऑक्शन लगाया गया था, मतलब वहाँ पर उसका सब कुछ बिक गया। जिसका डैड भी ये सब कुछ सह नहीं पाए और वो नीना की मॉम को डिवोर्स देते हुए खुदकुशी कर ली। और एक झटका उसका मम्मी भी सह नहीं पाई और वो भी कहीं चली गई। नीना वहाँ पर अकेला पड़ गया। उसके बाकी के फैमिली के लोग जो कि एक टाइम उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे, वही आज उसे एक बोझ की तरह देख रहे थे। वो लोग उतनी सी उम्र में उसे शादी करने के लिए भी कहता है। नीना काफी ज्यादा ही डिप्रेस रहने लगी। उसको तसल्ली देने के लिए भी कोई भी उसके साइड में खड़ा नहीं था। हर कोई बस उसे टोंट मारता था, उसे नीचा दिखाने का कोशिश करता था और उसी से नीना के अंदर रिलेशन को लेकर एक बहुत ही ज्यादा नफरत पैदा हुआ। वो हर एक रिलेशन को हेट करता था। उसके फैमिली का मैटर अब उसके स्कूल तक भी पहुंच चुका था। हर कोई उसे अवॉइड करता था और इसी के कारण से नीना कैपिटल सिटी अपने शहर को छोड़ते हुए दूसरे शहर पर ट्रांसफर हो गया। वो अब एक छोटे से स्कूल पर भर्ती हो गया। दिखाया जाता है पहला दिन टीचर कहता है, ये हमारे दूसरे ब्रांच के रैंक 1 है और ये हमेशा से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट आती हुई आ रही है, तो अच्छी तरीके से इसे दोस्त बना लेना। देखना इसे
से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तभी टीचर कहता है तो क्लास को अपनी इंट्रोडक्शन दो। मेरी नीना मिडिल में खड़ी होती हुई अपनी इंट्रोडक्शन देता है। वहाँ पर हर कोई बोर हो रहा था, किसी को भी कोई भी मजा नहीं आ रहा था, बट तभी कोई क्लैपिंग करता है और ये सुनकर नीना भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। दिखाया जाता है यहाँ पर छोटी सी नताशा को जो कि साइड में एक लड़की को देख रहा था जो कि असल में क्लैपिंग कर रहा था। ये एक बहुत ही खुशहाल लड़का था जो कि देखने में काफी ज्यादा ऋषि की तरह था, बट तभी के टाइम नताशा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी, उसका दिल पूरी तरीके से पत्थर बन गया था। जब नीना सीट में आकर बैठता है तभी टिफिन टाइम हो जाता है। नताशा एक बुक पर अपने सिर रखते हुए सो रहा था, जबकि नीना के आसपास काफी सारे बच्चे आ गए थे। सारे लोग पूछ रहे थे तुम कहाँ से हो, बताओ मेरे को, तुम यहाँ पर कहाँ पर रहते हो और तुम कैपिटल सिटी से यहाँ पर क्यों आ गए, क्या वहाँ के बच्चे पढ़ाई नहीं करते और इसी के कारण से तुम फास्ट रैंक आती थी, बताओ मेरे को क्यों ट्रांसफर हुए। बट नताशा पूरी तरीके से शांत था। वो कुछ टाइम तक तो कोई भी आंसर नहीं देता, बट फिर वो कहता है मेरा फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुका है और इसी के कारण से मेरे को इस छोटी सी शहर पर भेजा गया जहाँ पर मैं आना भी नहीं चाहता था और अभी के टाइम मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो प्लीज क्या तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। भाई सारे लोग इधर उधर जाने लगता है। उन लोगों को नीना के बाद काफी ज्यादा एरोगेंट लग रहा था और तभी नीना ऊपर देखता है, वहाँ पर वही लड़का था जिसने की क्लैपिंग किया था। इसका नाम जीन है। तभी साइड में और एक लड़का था, इसका नाम रॉकी है, जो कि जीन को देख लेता है और सीधा जिन के सिर पर एक जोर का चांटा लगाता है और फिर वो कहता है तुमने सुना ना इस लड़की ने कहा यहाँ से जाने के लिए, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। भाई नताशा को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो पूरी तरीके से कोल्ड था। और नीना मनी मन कहता है स्टूडेंट हो, बड़े हो या फिर छोटे हो, हर कोई ग्रुप में रहना पसंद करता है, नहीं तो ताकत पर कमजोर को भूली करता है। यही होता आ रहा है और यही होता जाएगा। दिखाया जाता है रॉकी जिन के कमर में एक जोर का लात मारता है, बट जिन को इन सारी चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो एक अजीब टाइप का लड़का था। तभी साइड से दो लड़के भी ये सब कुछ देख रहा था। वे नीना कहता है और इनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बस चीजों को देखते रहते हैं, इन लोगों को कोई भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने से मतलब रखता है। और नीना पिछले टाइम ऐसा ही था और अभी के टाइम नीना के अंदर स्त्री अपनी आंखें खोलता है। वहाँ पर अब कोई भी सोल्जर नहीं था। इसका मतलब है स्त्री ने उन सारे सोल्जर्स के पावर को एब्सॉर्ब कर लिया था। उसका चमड़ी अब पहले से भी ज्यादा रेड हो चुका था, उसका आंखें अब पहले से भी ज्यादा डेंजरस देखने में लग रहा था। ऋषि मनीमन कहता है ये डेंजरस है, ये काफी ज्यादा डेंजरस है। नीना का बॉडी जितना सारा लोगों का पावर सोखेगा वो उतना ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। और तभी वो नीना के बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है। अब दिखाया जाता है नीना के बॉडी के अंदर नीना का सोल अब बहुत ही ज्यादा ही फीका हो चुका था और ऋषि कहता है ये धीरे धीरे मिट रहा है और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा, मेरे को एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और उसी के साथ और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उसके अंदर पावर इकट्ठा करते हुए एक साथ मुट्ठी बनाता है। अब मैं मेरी सारी पावर को, जितना भी पावर मैं एब्सॉर्ब कर सकता हूँ, जितना भी पावर मैं गैदर कर सकता हूँ, वो मैं इसी जगह पर कॉन्डेंस करूंगा। भाई श्री भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ऋषि के बॉडी से टेंस पावर रिलीज हो रहा था जो कि ऋषि के पैरों के नीचे जमीन के अंदर भी दरारें ले आने लगता है। ये पावर हद से ज्यादा था और ऋषि कहता है ये पावर है आज तक इस दुनिया के अंदर जितने भी सारे लोग मारे गए हैं उन सभी का पावर इस जमीन में ही मिल चुका है और मैं अभी के टाइम इसी चीज को इकट्ठा कर रहा हूँ। प्लीज नीना तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, तुम मर नहीं सकते। भाई स्त्री काफी ज्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि ऋषि का पावर प्रेशर अब बहुत ही ज्यादा ही बढ़ चुका था। दिखाया जाता है ऋषि के पैरों के नीचे जमीन का धूल भी अब हवा में उड़ने लगा था और ऋषि कहता है तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, तुम इस तरीके से यहाँ से जा नहीं सकते। दिखाया जाता है ओकासा और नताशा का सीन, उनका भी पैरों के नीचे जमीन कपकपा रहा था। उस पूरे एरिया के अंदर एक भूकंप मच जाता है और वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट दिखाया जाता है। तो अब इस तगड़ी से पावर को देखकर श्री भी काफी ज्यादा ही डर जाता है। भाई उसके सामने ऋषि के बॉडी से अब और भी ज्यादा इंटेंस प्रेशर और भी ज्यादा तगड़ा एनर्जी निकल रहा था। भाई ऋषि अपने दोनों हाथ को मुट्ठी बनाकर उसी जगह पर अपने पावर को कंडेंस कर रहा था और वो दोबारा से कहता है नीना तुम जियोगी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम जियोगी। भाई श्री समझ पाता है ऋषि अब बहुत ही ज्यादा सीरियस है और वो अब जिस पावर को जगाने जा रहा है वो उसके औकात के परे है। उसे लग रहा था कि ऋषि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और उसके सामने श्री का इतना ज्यादा पावर सोखने के बावजूद वो बस एक चींटी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और वो मनी मन कहता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मेरा राग भी नहीं बचेगा, मेरे को जल्द से जल्द इसके पावर सोर्स को ढूंढना पड़ेगा और उसको कट करना पड़ेगा। भाई ऋषि अपने पावर को हर एक पल बढ़ाता ही जा रहा था। भाई स्त्री वहां से जंप करते हुए कहता है मुझे पता है तुम जमीन से पावर सोख कर रहे हो तो मैं तुम्हारा पैर जमीन में रखने ही नहीं दूंगा। और उसके साथ वो ऋषि के सामने पहुंच जाता है। भाई ऋषि अपने शील्ड को एक्टिव करता है। दिखाया जाता है उस पूरी सिटी के लेफ्ट साइड से राइट साइड तक एक जबरदस्त प्रेशर निकलता है और वहाँ पर एक बहुत ही जोर का धमाका होता है। दिखाया जाता है वो रास्ते को चीरते हुए वो एक पहाड़ी के रास्ते के साइड वाले दीवार पर टकराता है
और वो पूरा जगह भी अंदर की तरफ धंसने लगता है। बट इससे ऋषि वहाँ पर पूरी तरीके से शांत हो गया था और स्टीव भी नोटिस करता है कि ऋषि के बॉडी पर एक खरोच तक नहीं लगा था। भाई ऋषि कहता है आर्मडिलो सेल्ड 100 टाइम्स एक्टिवेटेड और उसी के साथ स्टीव ऋषि से थोड़ा सा दूर चला जाता है। ऋषि कहता है उसी जगह पर खड़े रहो और आराम से अपनी मौत के इंतजार करो। भाई स्टीव मनी मन कहता है लगता है कुछ हजारों लोगों के पावर से मैं इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता, तो फिर ठीक है। और इसके साथ वो ऋषि से काफी ज्यादा ही दूर चला जाता है। ऋषि भी समझ पाता है कि अब स्ट्री के दिमाग में कुछ न कुछ प्लान तो जरूर से आ चुका है। और स्ट्री कहता है चलो फिर अब तैयार हो जाओ, मेरे अल्टीमेट पावर के स्वाद चखो। उसके साथ 100, 1000, लाख और वो पूरे शहर के अंदर अपनी एनर्जी को फ्लो करता है और वहाँ के सारे लोगों को अपनी स्ट्री के पावर के द्वारा खींचता है। दिखाया जाता है औरत, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुढ़े आदमी, औरत, सभी लोग जो भी स्ट्री के द्वारा इन्फेक्टेड हो गए थे इंक्लूडिंग ओकासा और नताशा, सब के सब एक ही साथ स्ट्री के कंट्रोल में आ जाता है। भाई वापस से हमें नीना के पास्ट को दिखाया जाता है। जब नीना शाम के टाइम रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था, अचानक से पीछे से कोई बोलता है नीना प्लीज रुक जाइए। भाई नीना पीछे की तरफ देखता है, वहाँ पर असल में जिन था। नीना पूछती है तुम मेरे को फॉलो क्यों कर रहे हो? भाई जिन के हाथ में एक बक्सा था और वो कहता है मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही इस बड़ी सी चीज को पकड़ा है और ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। दिखाया जाता है उस बक्से के अंदर एक रेयर इंसेक्ट था। भाई नीना काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है तुम बोलना क्या चाहते हो? भाई जिन कहता है ये एक स्टेक बीटल है। भाई नीना समझ जाती है कि इस लड़के के दिमाग के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो जरूर से है और फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़के को डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। मतलब ये एक टाइप का ऑटिज्म भी कहा जा सकता है। जैसे कि तारे जमीन पर जो मूवी था उसमें जो छोटा सा बच्चा था उसको भी एक प्रॉब्लम था जहाँ पर दिमाग सही तरीके से विकसित नहीं होता। नीना पूछता है तुम ये चीज मेरे को क्यों देना चाहते हो? भाई जिन कहता है मैं क्यूरियस था क्योंकि बाकी के सारे बच्चे काफी ज्यादा स्कैरी है, मेरे को उनसे डर लगता है, बट मैंने सुना कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम पढ़ाई में भी काफी ज्यादा अच्छे हो। भाई नीना काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। वो कहती है मेरे को बताओ तुम किस चीज को लेकर क्यूरियस हो, कौन सी चीज तुम मेरे से जानना चाहते हो? भाई जिन कहता है मेरे को मेरा ग्रैंडमा कहता है कि बादलों में एक शहर है जहाँ पर जो भी लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वो लोग वहीं पर रहते हैं और मैंने जब एक नाताशा को कहा तो उसने मना कर दिया। नीना पूछता है क्या तुमने किसी को खो दिया है? तो जिन कहता है हाँ मेरा मम्मी और पापा, और मैं अभी मेरे ग्रैंडमा के साथ रहता हूँ और उन्होंने कहा है कि मेरा पेरेंट्स बादलों के शहर में है। क्या ये सच है? क्या बादलों के ऊपर सच में कोई शहर है या फिर एक झूठ है? मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। भाई नीना तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और फिर वो जिन के दिल रखते हुए कहता है हाँ वो सच है, ठीक है अब मेरा पीछा मत करना। मेरी जिन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है? और फिर वो बीटल को लेते हुए नीना के पीछे दौड़ता है। बट नीना पीछे घूमते हुए कहता है अपना बीटल अपने पास रखो, मेरे को इन सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। भाई जिन बहुत ही खुश होकर कहता है तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। और नीना जब जा रही थी पीछे से जिन जोर जोर से चीखते हुए उसे बाय बाय कर रहा था और अपना ख्याल रखने के लिए कह रहा था। बट नीना अंदर से पूरी तरीके से मर चुकी थी, उसे अब कोई भी इमोशनल चीज ठीक से फील ही नहीं होता था। फिर सीन होता है नेक्स्ट डे उसी स्कूल पर जब नीना क्लास में बैठी हुई थी, पीछे से कोई बोलता है ये ट्रांसफर स्टूडेंट तुमने पिछले दिन जिन से मिला था है ना? और ये असल में नताशा थी। तब के टाइम इन दोनों में इतना ज्यादा कोई दोस्ती नहीं था। नीना कहता है हाँ मिला तो था बट क्या हो गया? भाई नताशा कहती है वो मेरे घर के पास ही रहता है और इसी के कारण से हम दोनों एक ही साथ जाते हैं, बट कल के दिन वो तुमसे बात करने के लिए वहाँ से चला गया था और तब से मैंने उसे नहीं देखा और कल की रात भी वो घर नहीं आया था और इसी के साथ साथ आज स्कूल भी नहीं आया। क्या तुम बता सकते हो कल के दिन तुम्हारे बीच में क्या बात हुआ था? भाई नीना कुछ टाइम तक सोचता है, फिर कहता है हाँ उसने पूछा था कि बादलों के ऊपर क्या कोई शहर है एंड मैंने इसका जवाब हाँ में दिया था। तभी नताशा जोर से कहता है ओ अच्छा तो ये तुम्हारे कारण ही है, वो साहब से अब बादल के ऊपर चला गया है। भाई नीना कहता है अबे मेरा कैसे गलती हो सकता है और बादल के ऊपर कोई कैसे जा सकता है? तभी नताशा विंडो से बाहर की तरफ दिखाता है और वो कहता है देखो वहाँ देखो। दिखाया जाता है उस स्कूल से थोड़ी दूर एक पहाड़ था जो कि बादल से घिरा हुआ था और नताशा कहता है साहब से जिन वहीं पर ही गया है। नीना ये सुनकर काफी ज्यादा ही इरिटेट फील करता है और वो सोचता है कोई इतना ज्यादा बुद्धू कैसे हो सकता है। नहीं नताशा कहता है चलो फिर मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर जिन को ढूंढेंगे। मैं नीना कहती है कैसे? अब तो क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, हमारा क्लास मिस हो जाएगा। मैं नताशा कहता है देखो मेरे को अकेले में पहाड़ी में जाने में काफी ज्यादा डर लगता है और वैसे भी ये आइडिया तुमने ही दिया था तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। भाई नीना इनकार कर देता है और वो कहता है देखो तुम टीचर के साथ बात करो, वो जरूर से कुछ न कुछ बंदोबस्त कर देंगे। भाई नताशा कुछ टाइम तक उसको देखता है और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है लगता है मेरे को ही जाना पड़ेगा, मेरे को अकेले में जाने में थोड़ा सा डर लगता है। बट भाई नीना सोचती है उस लड़के को। फिर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है
है। फिर नताशा कहता है तुमने कहा तो तुम नहीं जाओगे, बट नीना वहाँ पर पहुँचती है और वो कहती है हाँ बट मेरे को लगता है कि उसको वहाँ पर भेजने के पीछे मैं ही रिस्पॉन्सिबल था और इसके कारण से मेरे को भी जाना चाहिए। दिखाया जाता है नताशा साइकिल में खड़ी थी और वो नीना को देखते हुए एक मुस्कुराहट देता है और फिर कहता है चलो फिर पीछे चढ़ जाओ, हम दोनों ही जाने वाले हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वो दोनों साइकिल से निकल पड़ता है पहाड़ी की तरफ। नीना वहाँ पर काफी ज्यादा शांत था। नीना बस वहाँ पर सोच रहा था और वो आगे देख रहा था। वो लोग धीरे धीरे उस पहाड़ की तरफ बढ़ते जा रहे थे जबकि सीन वापस से प्रेजेंट में लौटता है। ऋषि अपने पावर को गैदर कर रहा था और वो स्त्री को ही घूर रहा था। वही स्त्री कहता है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुम अपने आप को ही नेचर का पावर कहते हो, तो अब देखो तुम पहली बार किसी ताकतवर शख्सियत के साथ रूबरू होने वाले हो। दिखाया जाता है बाबा नताशा के साथ साथ और भी हजारों के तादाद में लोग वहाँ पर आ जाते हैं। दिखाया जाता है पूरे शहर के अंदर एक हलचल मच जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बस स्त्री की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे और इसे भी समझ पाता है ये अब उसके कंट्रोल से भी बाहर चलने लगा है। वो देखता है अपनी साइड में वहाँ पर पूरी तरीके से इंसानों का एक नदी आ रहा था और वो समझ पाता है ये अलग है। इसे साइड में देखता है नीना का आंख रेड कलर में जल रहा था, उसके चेहरे से पसीना गिर रहा था क्योंकि उसके लिए भी 1 लाख लोगों को एक ही साथ कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा ही मुश्किल पड़ रहा था। मैं इसे थोड़ा सा शौक होते हुए सामने की तरफ देखता है जहाँ पर उन भीड़ में से ओकासा भी थी और फिर वो स्त्री की तरफ देखता है और फिर ऋषि पूरी तरीके से हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि स्त्री अभी टाइम नताशा के गले को पकड़ रखा था। ऋषि कहता है मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, ये चीज मैं किसी भी हालत में होने नहीं दे सकता। वही स्त्री के पास लोग आते ही जा रहे थे और ऋषि कहता है मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है, मैं पहला स्टार्ट करूंगा नताशा और ओकासा को लेकर। और जब वो अपने पावर को एक्टिव करने ही वाला था वो हैरान होता है क्योंकि दिखाया जाता है स्त्री भी हैरान हो गया था क्योंकि वो ओकासा के गले को पकड़ नहीं पा रहा था, उसका हाथ उसके बात नहीं सुन रहा था। स्त्री कहता है क्यों मेरा बॉडी अभी तक मेरा बात क्यों नहीं सुन रहा, क्या इस बॉडी के अंदर अभी भी नीना का पावर काम कर रहा है? नीना ही करने से अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है, बट कैसे? मैंने इसके पूरे दिमाग के ऊपर पूरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लिया है बट फिर भी क्यों? भाई दूर से ऋषि कहता है वही रुक जाओ, तुम पैरासाइट कहेंगी। हिस्ट्री को समझ में आता है कि सामने नताशा जो है और पीछे वो ओकासा, इन दोनों के साथ ऋषि का मेंटल कनेक्शन है और इसके अलावा इस बॉडी का जो ओनर मतलब नीना है उसका भी इमोशनल कनेक्शन है और इसी कारण से वो अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है। और स्त्री को समझ में आता है कि वो इस तरीके से ऋषि से जीत नहीं सकता और वो नताशा को छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखते हुए कहता है मैं अगर तुम्हारे साथ ऐसे ही फाइट करने लगूं तो तुम मेरे को बहुत ही आसानी से या फिर मैं इन सारी लोगों के पावर को भी शोक लूं, फिर भी तुम नेचर के पावर के साथ मेरे साथ फाइट कर सकते हो और हर कदम में जीत तो तुम्हारी ही होगी। बट और वो ऑर्डर देता है सारे लोग ऋषि की तरफ जाओ, उसे खा जाओ। और सारे लोग फिर ऋषि की तरफ घूम जाते हैं और टोटल 1 लाख लोग सीधा ऋषि की तरफ हमला कर देता है। नहीं, ऋषि को कुछ समझ में नहीं आता और वो सोचता है स्त्री को ये बहुत ही आराम से पता है कि मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ, ये सारे लोग भी एक साथ मेरे को हरा नहीं सकते, ये पूरी तरीके से यूजलेस है। मैं दिखाया जाता है स्त्री धीरे धीरे उन भीड़ के मिडिल से पीछे की तरफ जाने लगता है और ऋषि देखता है कि स्त्री दूर से उससे भागने लगता है। ऋषि कहता है अच्छा तुम असल में इन सारे लोगों से मेरे को रोकना चाहते हो और अपने आप को बचाते हुए यहाँ से भागना चाहते हो, ये प्लान तुम्हारा किसी काम का नहीं। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने पर छुप जाओ, मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस को फील कर सकता हूँ, तुम मेरे से बचकर नहीं चल सकते। वही स्त्री के चेहरे पे एक मुस्कुराहट था और वो कहता है मैं और तुमसे भाग रहा हूँ, तुम मेरे को बहुत ही हल्के ले रहे हो। मैंने कहा है ये दुनिया बर्बाद होगा, दुनिया में एक भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा और जब मैंने कहा है तो मैं करके रहूंगा। और वो अपने पावर को फुल्ली एक्टिव करता है। दिखाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर उसका पावर एक्टिव हो जाता है। दिखाया जाता है अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, फ्रांस, जापान, हर जगह के लोग काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं आप कहने क्या चाहते हैं, आप अचानक से ऐसा नहीं कर सकते। वही दिखाया जाता है उनका लीडर का सीन। वो लोग कहते हैं मैंने तुम लोगों को वापस से कह दिया, सारे न्यूक्लियर वेपन को कंट्री ए की तरफ टारगेट कर लो, इनका कैपिटल, इनका देश को इस दुनिया के नक्शे से गायब कर दो। दिखाया जाता है अमेरिका का प्रेसिडेंट अब तो चेंज हो चुका है और भी बहुत सारे देशों का प्रेसिडेंट एक साथ ऑर्डर देता है कंट्री ए को टारगेट कर लो और न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करो। स्त्री के चेहरे में एक काफी डेविलिश सा स्माइल था और वो कहता है मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी आंखों के सामने जब इस दुनिया के एक आधा सा हिस्सा गायब हो जाएगा तब तुम किस तरीके से इसे बचाओगे।
तभी दिखाया जाता है अभी के टाइम ऋषि को वो सारे लोग घेर लिए थे। भाई स्ट्री कहता है मैं देखना चाहता हूँ जो कि अपने आप को ये प्रकृति कहता है, क्या वो इंसानियत के द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे खतरनाक वेपन को संभाल सकता है। उन्हें पास दो ऑप्शन है, तुम इस बॉडी को और इन सारे लोगों को एक साथ बचा लो और नहीं तो उन सारे न्यूक का सामना करो। ऋषि जेन भाई सीन शिफ्ट होता है यूएस के व्हाइट हाउस पर। कोई जोर से कहता है आप कहने क्या चाहते हैं, आप ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। भाई प्रेसिडेंट कहता है मैं यहाँ का डिसीजन मेकर हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ। तभी सामने वाला आदमी कहता है हमारा देश डेमोक्रेसी से चलता है, मोनार्की से नहीं कि आप जो चाहे वो अब कर सकते हैं। तभी प्रेसिडेंट उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे बातों को नहीं सुनोगे। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है बट वो नोटिस करता है कि प्रेसिडेंट का आंख पिंक कलर में जल रहा था और वो जोर से कहता है इसके अंदर स्ट्री है, इसके अंदर स्ट्री है, जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट को लेकर आओ। और दिखाया जाता है उसके साइड वाले आदमी को, वो अपने बंदूक को निकालकर उसको वहीं पर शूट कर देता है। आसपास के लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे, वो लोग सोच नहीं पा रहे थे यहाँ पर चल कर रहा है। वही दिखाया जाता है प्रेसिडेंट दोबारा से ऑर्डर देता है मेरा वचन ही शासन है, मैंने जो कहा वो करो और नहीं तो मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। दिखाया जाता है अमेरिका से निकल पड़ता है बॉम्बार्डिंग स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। दिखाया जाता है कंट्री ए का सीन जहाँ पर स्ट्री जोर से दौड़ते हुए जा रहा था और उसके चेहरे में उसका मुस्कुराहट अब और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और वो कहता है चलो फिर एक तो निकल चुका है अब बाकी का बात है। बट तभी वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि दिखाया जाता है दूसरे देशों का सीन जहाँ पर एक आदमी ने प्रेसिडेंट को ही खत्म कर दिया था। आसपास के लोग चीखते हुए कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। तो वो आदमी कहता है मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, तुम्हें मजाक लग रहा है, वो न्यूक्लियर है। तुम्हें पता है ना आज से करीब 100 साल पहले हमारे देश ने क्या सहा था। भाई आसपास के लोग के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को भी याद आता है क्योंकि ये देश असल में जापान है। और वो आदमी कहता है यहाँ पर जो भी होगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और हमें बताया जाता है बाकी के सारे देशों के साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम आया और पूरी दुनिया के अंदर बस एक ही न्यूक्लियर बॉम्बार्डिंग एयरक्राफ्ट को ही लॉन्च करा गया है। भाई स्ट्री कहता है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता एक आए या फिर 10, आज के लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर एक तो कम से कम आना चाहिए और मैं अपने मकसद पर कामयाब ऑलरेडी हो चुका हूँ। भाई सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल पर। जल्दी से एक आदमी दरवाजा खोलता है और कहता है बहुत बड़ा ट्रबल हो चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। प्रेसिडेंट दिखाया जाता है उसके सामने सिया थी, उसका तबीयत अब बहुत ही ज्यादा ही बिगड़ चुका था क्योंकि उसने पहले ही बताया था उसके दिमाग में एक ट्यूमर है जो कि अपने 4th स्टेज पर पहुंच चुका है। प्रेसिडेंट कहता है बताओ। तब ऑफिसर कहता है एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हमारे देश की तरफ आ रहा है जिसके अंदर एक न्यूक है और वो बस यहाँ तक 9 घंटे में पहुंच जाएगा। हमें जल्द से जल्द इस शहर को खाली करना पड़ेगा। हमें एक्जैक्टली लोकेशन तो पता नहीं है बट कैपिटल सिटी के आसपास ही ये गिरने वाला है। भाई प्रेसिडेंट सिया सोचती है ये देश नहीं ये पूरा दुनिया अब बहुत ज्यादा मुश्किल में है। और वो याद करता है जब श्री ने कहा था कि इस पूरी दुनिया को लगेगा कि तुम एक मिलिट्री डिक्टेटर हो, तुम्हें हर कोई हेट करेंगे, तुम्हें पूरा दुनिया विलेन सोचेंगे क्योंकि तुमने इस पूरी दुनिया के अंदर 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया है। बट तुम चिंता मत करो, किसी को भी ये ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगा क्योंकि मैं पूरी दुनिया से इंसानियत को ही खत्म करने वाला हूँ। अब जब कोई याद रखने के लिए लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम अच्छे हो या फिर बुरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई सिया कहती है तो फाइनली ये शुरू हो गया है। भाई उसके साइड में वो ऑफिसर बस बकता ही जा रहा था। तभी सिया कहती है सर मेरे को बताओ वो आदमी कहाँ है। ऑफिसर पूछता है कौन आदमी, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं। सिया पूछती है वो ऋषि जैन। दिखाया जाता है ऋषि का सीन। अभी ऋषि के ऊपर कहीं 100 लोग चढ़ गए थे और हजारों के तादाद में लोग उसके तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। भाई उन सारे लोगों के बीच ऋषि को दिखाया जाता है, वो कहता है मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, अब तैयार हो जाओ। और वो अपने हाथ के मुट्ठी को खोलता है और उसके मिडिल में एक लाइट का गोला था। हर ऋषि कहता है ये एक स्मॉल अर्थ है, इसके अंदर भी दुनिया का जीवन शक्ति है। मैंने अपने पिछले सारे जिंदगी को एब्सॉर्ब करते हुए इस पावर को बनाया है, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उसके साथ वो इस लाइट के पावर को लॉन्च करता है, हर तरफ फैलाता है। उसके आसपास जितने भी सारे लोग थे वो प्रेशर से ही उससे दूर जाने लगता है। उस एनर्जी के पावर से वो सारे स्त्री के द्वारा इन्फेक्टेड लोग अचानक से ठीक हो जाते हैं, जिनमें से नदसा भी थी। सारे लोग आसपास देखने लगते हैं यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर चल कर रहा है, मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहे थे। भाई दिखाया जाता है उनसे दूर कहीं दूर स्त्री दौड़ते हुए जा रहा था। उसका स्पीड दुनिया के हर एक एनिमल से काफी ज्यादा था। बट तभी वो पीछे की तरफ देखता है और वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि ऋषि लाइट के तेज से
उसके सामने पहुंच जाता है। उसका आंख ब्लू कलर में चमक रहा था। श्री अपने सिर को दोबारा से घुमाते हुए ऋषि की तरफ देखता है और तभी ऋषि उसको अपने चेहरे से पकड़ता है और प्रेशर देते हुए उसे घुटनों में ले आ पहुंचता है। दिखाया जाता है वो श्री के अंदर से एविल पावर को या फिर कहे तो कॉन्शियसनेस को एब्सॉर्ब करने लगता है। इसके कारण से नीना के बॉडी से श्री का पावर, श्री का कॉन्शियसनेस धीरे धीरे जाने लगता है और श्री कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी ताकत को खो रहा हूँ, मेरा ताकत मेरे को छोड़कर जा रहा है, मेरे को ये मत बताना मेरे को लेकर ये खुद भी मरना चाहता है। ऋषि कहता है चलो फिर अब तैयार हो जाओ, तुमने बहुत दिन इस खूबसूरत सी दुनिया के अंदर जी ली, अब टाइम आ चुका है जब तुम इस दुनिया से विदा लो। श्री कहता है मैंने इतने पापड़ बेले, इतने ज्यादा मेहनत किया बस इस दिन को देखने के लिए, तुमने भी तो कितना ज्यादा दर्द सहा है, कितने सारे जिंदगियों को खोने के बाद फाइनली तुम एक इंसान बने थे और तुम बस एक मामूली सी बेकार सी लड़की को बचाने के लिए खुद भी मरने के लिए तैयार हो गए। ऋषि कहता है हाँ मैंने बहुत सारी जिंदगी बिताया है बट इस दुनिया के अंदर मेरा और तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों को ही इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए और मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं इस लड़की को बचाऊंगा, तो इसका मतलब है मैं किसी भी हालत में किसी भी हद तक जाकर इसे बचाऊंगा। श्री काफी ज्यादा टेंस हो जाता है और वो किसी भी तरीके से ऋषि के पावर को रेजिस्ट नहीं कर पाता। उसे लगता है कि ऋषि जैसे कि एक पावर का पूरा एक फोर्स हो और उसके सामने श्री का कोई भी औकात नहीं है और तभी वो फील करता है उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था। पर तभी ऋषि की सोच को भी थोड़ा थोड़ा कर बढ़ पा रहा था क्योंकि ऋषि के बॉडी के अंदर भी उसका कॉन्शियसनेस अब जाने लगा था और वो कहता है ये मजाक नहीं कर रहा, ये खुद भी मरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बस इस नीना के बेकार से बॉडी को बचाने के लिए, हाँ इस नीना के बॉडी को बचाने के लिए। तो फिर मेरे पास अभी भी एक चांस है और वो ऋषि के दिमाग के अंदर अपनी मेमोरी को भेजता है। ऋषि भी इसे महसूस कर पाता है, वो देख पाता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है न्यूक लॉन्च करने का और ऑलरेडी एक बॉम्बार्डिंग एयरक्राफ्ट निकल चुका है। ऋषि कहता है तो अच्छा तुम अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए इंसान के द्वारा बनाए गया सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र को लॉन्च कर दिया है जो कि कुछ घंटे के बाद इस देश में आकर गिरने वाला है। श्री हंसते हुए कहता है एकदम से सही, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इससे पहले रोकना चाहिए क्योंकि तुमने अगर इसे नहीं रोका तो तुम, नीना, उसके सारे दोस्त एंड सच में कहे तो इस पूरे एरिया के हर एक आदमी को खत्म कर दोगे, सबके सब राख में बदल जाएंगे। वही ऋषि श्री के फेस को छोड़ देता है और कहता है तुम काफी ज्यादा सेमलेस हो, तुम इतना ज्यादा नीचे कैसे गिर सकते हो, मैंने तुम्हारे सोच को पढ़ लिया है, तुम्हें लगता है मैं किसी भी तरीके से मर सकता हूँ कि जब मैं उस न्यूक को रोकूंगा तो तुम सोच रहे हो मोस्ट प्रोबेबली मैं खत्म हो जाऊंगा और अगर मैं बच भी गया तो भी मैं बहुत ही ज्यादा ही कमजोर बन जाऊंगा और तभी के टाइम तुम मेरे को खत्म कर सकते हो। श्री उसी के सामने हंसता है और दिखाया जाता है वो दोबारा से अपने पावर को गेन कर लेता है और कहता है अगर तुमने मेरे सोच को पढ़ भी लिया है तो फिर भी इसे क्या ही फायदा, तुम्हारे पास क्या कोई चॉइस भी है। भाई ऋषि अपनी आंख बंद करता है और कहता है अगर तुम इसी तरीके से खेलना चाहते हो तो फिर ठीक है, हम भी खेलने के लिए तैयार है, मैं पहले उस न्यूक को खत्म करूंगा और उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। भाई श्री के चेहरे में एक विलेरियस मुस्कुराहट थी। भाई रात हो जाता है, शहर के अंदर गाड़ियों का जैम लग जाता है। भाई हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। एक ऑफिसर आते हुए सिया को कहता है अब बस हमारे पास 30 मिनट है, रास्ते को साइड से उस ट्री ने बंद कर दिया है जिसके कारण से एक बहुत ही लंबा सा जैम लग चुका है और इस हालत में किसी भी तरीके से नॉर्मल सिविलियन को बचाया नहीं जा सकता, उन लोगों को बाहर निकाला नहीं जा सकता। भाई सिया काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और फिर वो कहता है वो लोग अगर यहाँ से निकल भी जाए तो फिर भी इस देश के अंदर अब कोई भी जगह सेफ नहीं है, आज यहाँ पर गिरेगा कल दूसरी जगह, हमारे पास बस अब एक ही ऑप्शन है, वो है ऋषि जैन, मेरे को बताओ वो कहाँ पर है। वही ऑफिसर कहता है हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से ये कॉन्फर्म किया है कि वो अभी के टाइम, और दिखाया जाता है ऋषि को वो समंदर में उस विशाल से ऑक्टोपस के सिर के ऊपर बैठा हुआ था जो कि उस देश के पूरब के साइड में था और इसी साइड से वो बॉम्बार्डिंग एयरक्राफ्ट भी जाने वाला है। दिखाया जाता है उस ट्री को भी उस ऑक्टोपस ने अपने टेंटिकल के द्वारा पकड़ रखा था। वह ट्री कहता है लगता है तुम्हें न्यूक के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऋषि कहता है क्या होगा, वो एक बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन है। मिस्ट्री कहता है तुम्हें लगता है तुम अपने मेयर बॉडी के साथ सबको प्रोटेक्ट कर पाओगे, अगर ये ऑक्टोपस और मेरे को तुम इस रेडियस के अंदर रखे तो हम भी धूल बन जाएंगे। ऋषि कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ये थोड़ी इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। मिस्ट्री कहता है तुम समझ नहीं रहे, तुम्हें लगता है तुम बहुत ही आराम से इसे रोक सकते हो, देखो तुम इंसान को इतना भी ज्यादा कमजोर मत सोचो, इसी उसके
उसकी तरफ देखता है और कहता है, देखो तो जरा कौन कह रहा है। देखो एक बात तो मैं तुम्हारे मुंह से कभी भी सुनना नहीं चाहूंगा। अगर कोई इंसान को कमजोर सोचता है तो वो तुम हो। भाई स्त्री के चेहरे में एक मुस्कुराहट थी और वो मन ही मन कहता है, मैंने कभी भी इंसान को कमजोर नहीं सोचा, बल्कि ये इंसान ही तो मेरा पावर है और ये इंसान को ही मैं खत्म करना चाहता हूँ और मैं एक कर रहूंगा। आज के दिन के बाद मेरे को इस दुनिया में रोकने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। मैं तो बस तुम्हें उसका रहा था। तुम अगर फ्लेक्स मारते हुए इसे ब्लॉक करने के लिए गए मैं दूसरी तरफ सिया का सीन दिखाया जाता है। वो बस गॉड को प्रे कर रहा था, प्लीज प्लीज गॉड, बस एक बार के लिए हमें बचा लीजिए। उस ऋषि को पावर दीजिए जिससे कि वो हमें बचा सके, हम सभी का रक्षक बन सके। भाई ऋषि अब पानी में आ जाता है। वो पानी के ऊपर खड़ा था तभी आसमान में उस एयरक्राफ्ट को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर पहुंच चुका था। ऋषि भी इसे देख सकता था। वो अपने पावर को एक्टिव करता है। भाई दिखाया जाता है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अब धीरे धीरे ऋषि के और भी पास आता जा रहा था। ऋषि कहता है, मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि उस ट्री ने इस एक्सप्लोजन के बारे में कुछ ज्यादा ही कह दिया। मेरे को नहीं लगता कुछ इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ये जहाज बस देखने से थोड़ा सा बड़ा है। भाई वो अपने एक साइड में देखता है जहाँ पर वो कंट्री अभी भी यहाँ से काफी ज्यादा दूर था और वो दूसरी साइड में देखता है जहाँ पर क्रैकेन ऑक्टोपस था और वो अपने एक टेंटिकल को उठाते हुए थम्स अप करता है और उसके उसी थंब पर स्ट्री बंधी हुई थी। ऋषि अपने पावर को हाथ में एक्टिव करता है और फिर वो कहता है, नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास अनलिमिटेड पावर नहीं है कि मैं इस छोटे से बम के अंदर अपना पूरा पावर लगा दूं। और वो अपने साइकिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पानी को ऊपर उठाने लगता है और फिर वो कहता है, इस पानी के द्वारा मैं इस एक्सप्लोजन को कमजोर कर दूंगा या फिर इसे रोक लूंगा। मैं ऋषि पानी से सीधा ऊपर की तरफ जंप लगा देता है। मैं दूसरी तरफ स्ट्री भी इसे नोटिस करता है और वो कहता है, क्या ये सीधा सीधा हेड ऑन इसे ब्लॉक करने के लिए जा रहा है। दिखाया जाता है ऋषि उस एयरक्राफ्ट के एकदम से सामने आ चुका था और उसके नीचे पानी का एक बड़ा सा पहाड़ बनने लगा था और ऋषि अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पानी के पहाड़ को और भी ज्यादा ऊंचा करता है और फिर अपने हाथों को जोर से ट्विस्ट करता है। दिखाया जाता है वो पानी का अटैक सीधा उस एयरक्राफ्ट के मिडिल से इस पर उस पर हो जाता है। वो एयरक्राफ्ट को दूर ले जाने लगता है और ऋषि कहता है, ये तो काफी ज्यादा इजी था। पर तभी स्ट्री एक मुस्कुराहट देता है और तभी होता है असली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ऋषि भी इसे देखते हुए बस एक आवाज करता है, ओह इसका पावर ज्यादा लग रहा है। और फिर उसका पूरा बॉडी का कलर ही रेड हो जाता है और फिर वहाँ पर बहुत ही इंटेंस प्रेशर के साथ एक्सप्लोजन होता है। वो एयरक्राफ्ट उसी गर्मी में पिघल जाता है जबकि ऋषि इस हीट के साथ टकराता है। वहाँ पर एक बहुत ही विशाल एक्सप्लोजन होता है। पूरे समंदर का पानी वहाँ से गायब हो जाता है। ऋषि अपने मैक्सिमम पावर पर अपने ऊपर शील्ड को चढ़ाता है बट दिखाया जाता है उसका हाथ भी धीरे धीरे गायब होने लगा था। उसके बॉडी के ऊपर पूरा ड्रेस भी जल जाता है। पानी के नीचे से सीन को दिखाया जाता है जब काफी ज्यादा मछली आसपास घूम रहा था और दूसरे ही पल वहाँ से मछली नहीं बल्कि पूरा पानी ही इवापोरेट हो जाता है और ये विशाल सा एक्सप्लोजन को बहुत दूर से भी देखा जा सकता था या कहे तो महसूस करा जा सकता था। दिखाया जाता है उसे हॉस्पिटल का सीन। ऑफिसर जोर से चीखते हुए आता है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। वो ऋषि जो कि समंदर में पूरब की तरफ था उसने न्यूयॉर्क को ब्लॉक कर लिया है। उसने हमारे देश को बचा लिया है। भाई सिया काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है और वो अपने हाथ को पकड़ते हुए गॉड को इसके लिए धन्यवाद कहता है और फिर वो अपने सिर को उठाते हुए कहता है, मेरे को सिर्फ बताओ ऋषि का क्या खबर है। और फिर सीन वापस से उसी जगह पर पहुंचता है। ऋषि एक जगह पर पड़ा हुआ था और उसके सामने स्ट्री बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी और वो साइड में देखता है वो विशाल सा ऑक्टोपस भी इस विशाल से एक्सप्लोजन में मारा गया था बट वो अपनी विशाल से बॉडी के साथ नीना को बचाने में सक्षम हो गया था। फिर स्ट्री दोबारा से ऋषि की तरफ देखता है और फिर कहता है, ये तो मानना पड़ेगा तुम्हारे पास काफी ज्यादा ही इमेंस पावर था क्योंकि तुम्हारा बॉडी अभी तक इंटैक्ट है। बट और इसके साथ वो ऋषि को गले से पकड़ता है और उसे उठा लेता है। तुमने कहा था कि तुम भी प्रकृति हो बट अब देखो इन इंसान लोगों ने प्रकृति को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उसे इस हालत में ले आ पहुंचा जब वो अब अपने पैरों से खड़ा भी नहीं हो सकता। उसके आंखों का रोशनी भी जा चुकी है, वो अब देख भी नहीं सकता। तो तुम्हें नहीं लगता इस दुनिया से इंसान को खत्म कर देना चाहिए। और फिर वो ऋषि को उछालते हुए अपना हाथ ऋषि के दिल के आर पार कर देता है। वहाँ से काफी ज्यादा खून निकलता है बट ऋषि के गले से कोई आवाज नहीं निकलता। उसका पूरा बॉडी जल चुका था। वह स्त्री एक मुस्कुराहट देता है। उसके हाथ से ऋषि के दिल का खून नीचे गिर रहा था और वो कहता है, चलो फिर अब तुम्हारा बॉडी भी एक मामूली से इंसान का बॉडी बन चुका है। तो लगता है अब तुम इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो चुके हो। और दिखाया जाता है ऋषि के आंख अब व्हाइट पड़ जाता है। भाई नीना का हाथ अभी तक ऋषि के पीठ में था। वो जोर से इसे खींचते हुए बाहर निकलता है और इसके साथ ऋषि का बॉडी पानी के ऊपर गिर जाता है। देखकर लग रहा था कि ऋषि साहिब से अब
मर चुका है। दूसरी तरफ स्ट्री एक बहुत ही डेविलिश सा लुक दे रहा था। वह स्ट्री कुछ टाइम तक वहीं पर खड़ा रहता है और कहता है चलो अब मेरा रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। बट तभी वो हैरान होता है। दिखाया जाता है ऋषि का पेट का वो घाव धीरे धीरे हील होने लगता है और ये देखकर स्ट्री बहुत ही ज्यादा ही डिस्गस्ट फील करता है और वो बैठते हुए ऋषि के पेट में और उसके सीने में और भी बहुत सारे छेद बनाने लगता है और वो कहता है तुम मर क्यों नहीं जाते, अब तुम सो जाओ, तुम्हारे जीने रहने का कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मर जाओ। बट ऋषि वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। दिखाया जाता है एक व्हाइट स्पेस के अंदर ऋषि का आंख खुलता है। वो उस व्हाइट स्पेस को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो आसपास देखता है और ये स्पेस तभी ओपन होता है जब वो किसी के मेमोरी को, किसी के फीलिंग्स को याद करने का कोशिश करता है। दिखाया जाता है उसके सामने असल में नीना थी और वो ऋषि को देखते हुए एक मुस्कुराहट दे रही थी। ऋषि कहता है नीना, नीना क्या तुम ठीक हो? ऋषि नीना की मुस्कुराहट को देखकर वो उसी में जैसे कि तैर जाता है और वो कहता है क्या मैं मर चुका हूँ? क्या तुम मर चुके हो? नीना कहता है क्या तुम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो? ऋषि कहता है हाँ। नीना हंसते हुए कहता है तुमने 300 करोड़ों साल जिया है, तुम और भी जीना चाहते थे, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर इंसानों के जैसे लालच आ चुका है। ऋषि कहता है मैं तुम्हें बचा नहीं सका। अभी सुनकर नीना पूरी तरीके से थम सा जाता है और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा कर दिया है, अब मेरे साथ चलो। ऋषि पूछता है कहाँ पर? नीना कहती है एक लास्ट बार के लिए मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। ऋषि उसकी तरफ देखता है और फिर नीना के हाथ को पकड़ लेता है और तभी वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो किसी और ही जगह पर पहुँच जाता है। वो देखता है आसपास एक सुंदर सा बादल और पहाड़ी को। ऋषि पूछता है ये कहाँ पर है? तभी पीछे से आवाज आता है क्या इसे ही बादल की चोटी कहा जाता है? तभी ऋषि थोड़ा सा हैरान होते हुए सामने की तरफ देखता है। वहाँ पर एक लड़का था और ये असल में जिन था। ऋषि नीना की तरफ देखता है तभी पीछे से आवाज आता है वो देखो वो रहा जिन। दिखाया जाता है नीना और नताशा को जब वो लोग स्कूल में पढ़ते थे। ऋषि कहता है ये तो शायद से नताशा और तुम हो। नीना कहती है हाँ। वो दोनों ऋषि और नीना को पार करते हुए जिन की तरफ दौड़ते हुए जाती है। नीना को पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। भाई अभी का नीना कहता है ये सब कुछ मेरी मेमोरी है, मेरा सोच है, ये लोग हमें नहीं देख सकते। मेरी ऋषि किशोरी नीना को देखता है तभी जिन का नींद टूटता है और उसके सामने नताशा बैठते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? क्या तुम हमें पहचान पा रहे हो? मेरी नीना दूसरी तरफ मुंह फेरती हुई कहती है जिन मेरे को माफ कर देना, मेरे को नहीं पता था तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। बट जिन हंसते हुए कहता है नहीं नीनू तुम्हारा बहुत ज्यादा धन्यवाद। नीना ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और जिन कहता है मैंने अपने मम्मी पापा को देखा, वो लोग काफी ज्यादा खुश है और ये सब कुछ हो पाया तुम्हारे एडवाइस के कारण से। और उन तीनों में बहस छिड़ जाती है कि वो लोग कैसे देखे और ऐसी मतलब बचपना वाले बातें। भाई अभी का नीना कहती है तो तुमने कहा ना तुम मेरे को बचाना चाहते हो। बट और वो ऋषि की तरफ देखते हुए कहता है बट मैं जीना नहीं चाहती। अब ऋषि ये सुनकर उसका तो पूरा दुनिया ही बदल जाता है। वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। नीना कहती है तब हम लोग बहुत ज्यादा छोटे थे, हम लोग को पता नहीं था असल में जिन ने शायद से सही में अपने मम्मी पापा को देखा था। बट वो असल में उसका सपना था। बट वो फिर भी मेरे को लेकर काफी ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करता था और इसी वक्त के बाद हम लोग दोस्त बन गए। अब दोस्तों आज का स्टोरी यही पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाली पार्ट इस सीरीज का अंतिम पार्ट होने वाला है, तो हाँ गलती से भी मिस मत करना। और दोस्तों इसी कारण से वो वीडियो इस चैनल में हमेशा रहेगा, तो आप लोग अपने चैनल प्रमोट वगैरह कर सकते हो, मेंबरशिप डोनेशन या फिर थैंक्स किसी भी तरीके से इस चैनल को हेल्प कर सकते हो। बाकी तो आप समझदार हो ही। और यहाँ पर असल में फाइनल बैटल भी होने वाला है ऋषि के साथ स्ट्री का, और यहाँ पर नीना क्यों जीना नहीं चाहता वो भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर जानेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा तो जो उसे लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और Q&A वाला जो वीडियो था आप में से बहुत सारे लोगों को वो समझ ही नहीं आया, तो दोस्तों वहाँ पर मेरा यही वाला नॉर्मल वॉइस है, मैंने वहाँ पर फेस रिवील नहीं किया था। जो साइड वाला जो छत में जो लड़का खड़ा है ना वही मैं हूँ, और बाकी वो Q&A वाला था, तो बाकी सब कुछ एकदम से ठीक था। और जो इनकम वाला पार्ट था वो भी नकली था। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। बाज़ यानी 2.0। पीस आउट, बाय।